हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने वैकेंसीज निकाली हैं फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ लॉ क्लर्क। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। सबसे अच्छी बात अगेन ये है इसके अंदर कि कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है एंड इसकी पे बहुत अच्छी है, ₹65,000 पर मंथ। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग, देयर विल बी डायरेक्ट इंटरव्यू, यानी कि कोई भी रिटन एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर ये पोस्ट मिल सकती है। तो आइए हमेशा की तरह इस वीडियो में हम डिटेल में देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। तो ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है 10 जनवरी 2025 को और एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट एज लॉ क्लर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, इट इज़ नॉट अ परमानेंट जॉब। जो पीरियड ऑफ एंगेजमेंट होगा दैट विल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। और कहाँ कहाँ के लिए एंगेज करेंगे? बॉम्बे हाई कोर्ट और उसके रीजनल बेंचेस दैट इज नागपुर एंड औरंगाबाद। अब हम बात करते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज हैं अलग अलग सीट पर। तो हम बात करें अगर प्रिंसिपल सीट एट बॉम्बे हाई कोर्ट तो देयर आर 37 टोटल वैकेंसीज। अगर हम बात करें नागपुर बेंच की तो देयर आर 11 वैकेंसीज एंड औरंगाबाद बेंच में देयर आर 16 वैकेंसीज। तो बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज हैं, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास होनी ही चाहिए इस जॉब को हासिल करने के लिए। तो आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए जो फाइनल LLB एग्जामिनेशन पहली बार में पास कर चुके हैं विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आप LLB होने चाहिए, चाहे वो 3 ईयर लॉ हो चाहे वो 5 ईयर लॉ हो, एंड आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए इन योर ग्रेजुएशन और आपकी कोई भी री नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ है तब भी आप ऑब्वियसली एलिजिबल हैं। हम बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट है वो प्रेफरेंस दे सकती है उन लोगों को जो पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि LLM होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप LLM है तो देयर आर चांसेस कि आपको प्रेफरेंस मिल जाए। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ऑफ द कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स एंड सॉफ्टवेयर रिलेटिंग टू केस लॉस, यानी कि लॉ फाइंडर, SCC, मनुपात्रा, इन सब की आपको लेक्सिस नेक्सिस, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आपने वहाँ पे ऑनरेबल जजेस को असिस्ट करना है टू फाइंड द रेलिवेंट केस लॉज। अब हम बात करते हैं कि एज की बात करें हम तो 21 ईयर से ज़्यादा आपकी एज होनी ज़रूरी है, लेकिन 30 ईयर से एज कम होनी चाहिए। अगर आप इस ब्रैकेट में फॉल करते हैं ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन तभी आप इसमें आपको ये जॉब मिल सकती है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो इस एज क्राइटेरिया के कारण बाहर हो जाते हैं। तो जो यंग फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब हम देखते हैं कि आपने एप्लीकेशन को सबमिट कैसे करना है। तो जो आपकी एप्लीकेशन हैं उनको आपके जो प्रिंसिपल हैं इंस्टीट्यूशन के जहाँ से भी आपने LLB या LLM की है उनसे आपको रिकमेंड कराना है, या फिर आप अपनी एप्लीकेशन को रिकमेंड करा सकते हो बॉम्बे बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से, एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया के प्रेसिडेंट से, या प्रेसिडेंट ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसाइटी। अगर हम नागपुर बेंच की बात करें तो प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार एसोसिएशन नागपुर, प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार एसोसिएशन औरंगाबाद और पानाजी गोवा में प्रेसिडेंट हाईकोर्ट बार एसोसिएशन पानाजी गोवा। जो प्रिंसिपल्स होंगे रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस के वो रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंट्स की अगर हम बात करें वो ऑब्जेक्टिव और ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे रिकमेंड करते हुए एप्लीकेशंस को, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आपको अपनी जो एप्लीकेशन है उसको रिकमेंड कराना है आइदर किसी भी प्रेसिडेंट से बार एसोसिएशन के या फिर अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रिंसिपल से। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस होने कैसे वाला है। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिनको रिकमेंड किया गया है उनको एक पर्सनल इंटरव्यू में, डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू में हाईकोर्ट आना होगा बॉम्बे अपनी खुद की कॉस्ट पर, कोई पैसा नहीं मिलेगा आपको इंटरव्यू अटेंड करने का। और जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसमें ऑनरेबल जजेस होंगे या फिर वो जजेस होंगे जो ऑनरेबल द चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेंगे। जो भी सिलेक्शन होगी दैट विल प्योरली बेस्ड ऑन मेरिट। जो मार्क अलॉटेड है इंटरव्यू के लिए दैट इज 50 और 50 में से कम आपके 25 नंबर आने चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो यानी कि कहने का मतलब है टोटल इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं दैट विल बी 50 एंड आपको कम से कम 25 मार्क्स स्कोर करने हैं, अदरवाइज जो है वो मेरिट लिस्ट बनेगी एक प्रॉपर ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स यू विल गेट। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको तभी अपॉइंट किया जाएगा जब वो अप्रूव हो जाएंगे बाय द ऑनरेबल द चीफ जस्टिस। जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो एज पर वैकेंसी होंगी एंड रिक्वायरमेंट होगी ऑफ द ऑनरेबल जजेस। अब बात करते हैं कि आपको क्या काम करना होगा। आपको असाइन जो भी काम किया जाएगा ऑनरेबल जजेस के द्वारा आपको वो करना है और आपको उनको असिस्ट करना होगा उनके जुडिशियल वर्क में बाय कैरिंग आउट रिसर्च इन सच मैटर्स एंड ऑन सच लीगल इश्यूज एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द जज। और आपको इसके अलावा कोर्ट को अटेंड करना होगा, नोट्स बनाने होंगे और ड्राफ्ट मेमोरेंडा बनाना होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको पे कितनी मिलेगी। इसकी बहुत ही अच्छी पे है, ₹65,000 कंसोलिडेटेड पे आपको मिलेगी और इसके अलावा आपको कुछ भी और नहीं मिलेगा, यानी कि आपको कोई DNS अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि इट विल बी अ कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ ₹65,000। अब हम बात करते हैं कि पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कितना है।
ये सारी एडहॉक अपॉइंटमेंट हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हैं और 1 साल के लिए हैं, लेकिन उससे पहले भी आपको डिस्चार्ज किया जा सकता है अगर ऑनरेबल जज कहते हैं तो। इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है बाय 1 more year अगर रिकमेंड करते हैं ऑनरेबल जज, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। और जो अपॉइंटमेंट है उसको आप टर्मिनेट कर सकते हैं अपनी तरफ से भी, या कोर्ट भी टर्मिनेट कर सकती है 1 मंथ का नोटिस देकर। जो अपॉइंटमेंट है दैट शैल बी लायबल टू बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम विदाउट नोटिस और कंपनसेशन अगर आपकी सर्विसेज को अनसेटिस्फैक्टरी पाया जाता है। अगर आपका काम अच्छा नहीं लगता तो आपको जो कोर्ट है वो हटा सकती है बिना किसी नोटिस के भी। अब हम बात करते हैं कि आपको इस जॉब में छुट्टियां कितनी मिलने वाली हैं। तो आपको उतनी छुट्टियां मिल सकती हैं जितनी ऑनरेबल जज देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो छुट्टियां 1 साल में आपको मिलेंगी दैट विल बी 8 ईयर्स। तो एक कैलेंडर ईयर में आप 8 से ज़्यादा अनपेड छुट्टियां नहीं ले सकते। उसके बाद अगर आप कोई छुट्टी लेते हैं अपने ऑनरेबल जज की परमिशन से तो उसके आपके जो पैसे हैं वो कटेंगे। जो हेडक्वार्टर्स होंगे लॉ क्लर्क के वो हाई कोर्ट होंगे जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, और वो उसको वर्किंग आवर्स में नहीं छोड़ सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द जज। जो वर्किंग आवर की बात करें तो वर्किंग आवर जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। जब जब आपको ऑनरेबल जज को आपकी असिस्टेंस की रिक्वायर्ड होगी, चाहे घर पे या चाहे चेंबर में, चाहे ऑफिशियल रेजिडेंस में, चाहे कोर्ट में, आपको वहाँ पर अवेलेबल होना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप लॉ रिसर्चर के रूप में काम कर रहे होंगे हाई कोर्ट में, आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा है नो लॉ क्लर्क शेल अपीयर एज एन एडवोकेट इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्राइब्यूनल एज लॉन्ग एज ही और शी कंटिन्यूज विद द असाइनमेंट ऑफ एज अ लॉ क्लर्क। तो देयर इज अ बार टू प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। सिमिलरली आप उन ऑनरेबल जज के साथ जिनके साथ आप अटैच्ड हैं 1 साल तक उनके सामने कोई भी केस कंडक्ट नहीं करा सकते। साथ में एक और बात यह है कि जो ऑनरेबल जज ने केस हैंडल किया है और तब आप लॉ रिसर्चर थे उनके साथ, आप उस केस को भी कल को नहीं ले सकते। जो अगर आप लॉ क्लर्क लग जाते हैं और आप बिना अप्रूवल के एब्सेंट हो जाते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और आपको निकाला भी जा सकता है, और प्रोपोर्शनेट डिडक्शन भी आपकी सैलरी से की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए ड्यूरिंग योर टेन्योर एज लॉ क्लर्क। तो आपको हाई स्टैंडर्ड ऑफ रेपुटेशन बनाना है, इंटेग्रिटी बनाना है, और आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको बहुत ही ध्यान से इसको हैंडल करना है। जो पीरियड ऑफ असाइनमेंट है उसमें आपको कंप्लीट सिक्रेसी मेंटेन करनी है, क्योंकि जो हाई कोर्ट का काम होता है वो बहुत ही सिक्रेटिव होता है। कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वो डॉक्यूमेंट्स का कोई भी डाटा या कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। आपको बाकी सारे रूल्स और कंडीशंस जो भी ऑनरेबल द चीफ जस्टिस प्रिस्क्राइब करते हैं उनको फॉलो करना है, और अगर आप अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग देनी है इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इंटरव्यू कब होगा। इंटरव्यू जब होगा उसकी इंटीमेशन आपको ऑफिशियल बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आ जाएगी, एंड आपको वो भी देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉ विजिट पर मैं ऑलरेडी डाल दूंगा कि कब इंटरव्यू इसका होने वाला है। जो एप्लीकेशन फी है दैट विल बी सब्जेक्ट टू अ फीस ऑफ ₹500। आपको 500 रुपये जमा कराने होंगे इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो फ़ी है वो रिफंडेबल नहीं होने वाली भी किसी भी तरीके से, और जो लास्ट डेट है सबमिशन की दैट विल बी 29 जनवरी 2025। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 जनवरी 2025 5 बजे से पहले आपने अपनी एप्लीकेशंस को जमा कराना है। अब बात ये आती है कि आपने कैसे जमा कराना है। आपको एक लेटर लिखना है सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ, एप्लीकेशन लिखनी है विद सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, और उसको आपने भेजना कहाँ पर है, आपने उसको भेजना है रजिस्ट्रार पर्सोनल हाई कोर्ट एपिलेट साइड बॉम्बे 5th फ्लोर न्यू मंत्रालय बिल्डिंग GT हॉस्पिटल कंपाउंड बिहाइंड अशोका शॉपिंग सेंटर नियर क्रोफोर्ड मार्केट LT मार्ग मुंबई 40001। तो ये आपको बाय स्पीड पोस्ट, बाय हैंड डिलीवरी, बाय कोरियर और बाय RPAD जमा कराना है, और ये उन्होंने दे रखा है फॉर्मेट जैसा आपने देना है। तो इस एप्लीकेशन को आपने फिजिकली जमा कराना है इस तरीके से, एंड उसके अंदर आपने सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड अपने एप्लीकेशन फॉर्म को विद 500 रुपीज़ एज पोस्टल ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ असिस्टेंट रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट एपिलेट साइड बॉम्बे, ये दोनों चीज़ें अटैच कर आपने बाय हैंड, बाय कोरियर, बाय स्पीड और RPAD के द्वारा फिजिकली ये अपने एप्लीकेशन वहाँ पर पहुँचानी है। तो उसी के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, एंड इंटरव्यू की जो डिटेल्स हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट की वेबसाइट पर और लॉ विजिट पर आपको मिल जाएंगी। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, डायरेक्ट इंटरव्यू है, लॉ ग्रेजुएट्स कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, एंड इसकी पे भी बहुत अच्छी है, दैट इज ₹65,000 पर मंथ। तो इस वैकेंसी के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड ऐसी और वैकेंसीज के लिए जुड़े रहिए लॉ विजिट के साथ।